नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आज प्राचीन भारत के इतिहास में एक और नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है भारत पर हूण आक्रमण या उसके प्रभाव। ठीक है ना। तो हूणों ने भारत पर आक्रमण किन परिस्थितियों में किया, कहां पर किया था और उसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। तो आइए पूरे सेशन में, एक छोटा सा सेशन होगा आज का, इसके माध्यम से कंप्लीट इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और मैं फिर से आपको प्रॉमिस करता हूं कि यहां पर ना कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान पूर्वक लेक्चर को सुनते चलिएगा। क्लियर है। ये प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, एशियंट इंडियन के हिस्ट्री के अंतर्गत जो है लेक्चर नंबर 35 होने जा रहा है। इससे पहले 34 लेक्चर हो चुके हैं। ये सीरीज थोड़ी लंबी चलने वाली है, मुझके साथ लगभग अभी भी इसमें 7 से 8 लेक्चर और बाकी है, जिसके माध्यम से ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा आपका ना। तो ये सब्जेक्ट बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाला है। एक बात और यहीं पर बोल दूं, फर्स्ट ईयर में वाले बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूं मैं कि अभी फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। टाइमिंग मैंने आपका अनाउंस कर रखा है कि इवनिंग में अब ये 8 बजे क्लासेस होगी। किसी कारण से यार लेट हो रही है, लेकिन कल से नए साल के साथ ही जो है अब 2025 के पहले दिन से ही ये क्लासेस का टाइम, सभी क्लासेस का टाइम अपने समय पर होगा। मॉर्निंग में 11 बजे, दोपहर में 3 बजे और इवनिंग में 8 बजे। ठीक है ना, याद रखिएगा। और सुबह जो आपका करंट अफेयर वाला सेशन चल रहा है प्रज्ञान हिंदी पर, वो भी अभी थोड़ा सा उसका टाइम अभी कंप्लीट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी उसका भी टाइम डिसाइड कर देंगे और वो भी टाइम पे आप क्लासेस मिलने लगेगी। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का, हूण आक्रमण, है ना। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नए यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों बच्चों के लिए क्लासेस चालू हो चुकी है, जाइएगा विजिट कीजिए उस पर। ठीक है, ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। थोड़ा स्पीड से बढ़ूंगा चूंकि है मैं आज, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आज और कल वाले सेशन के साथ ही जो है हमारी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आज हम बात करने वाले थर्ड यूनिट के थर्ड टॉपिक पर, हूण आक्रमण और उसका प्रभाव। क्लियर है। इसके बाद में कल वाले सेशन पर हर्षवर्धन और उनके युग पर चर्चा करते हुए सिलेबस की थर्ड यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। और परसों से जो है आपके ये यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। ज्यादा टॉपिक नहीं बचेंगे। देखिए 4 यूनिट 4 में 2 टॉपिक है और उसी तरह से यूनिट 5 में जो है 3 टॉपिक है, तो कुल मिलाकर 5 टॉपिक आपके बचेंगे। उसमें भी अगर किसी एक टॉपिक पर 2 या 3 सेशन भी होते हैं तो मैक्सिमम 8 लेक्चर के अंदर आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट अब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। आज टेबल ऑफ कंटेंट में 4 पॉइंट है जिसके माध्यम से टॉपिक कवर होगा। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत छोटा सा सेशन है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं होगा। सबसे पहले हूणों के परिचय पर फोकस करेंगे। उसके बाद में हूणों के आक्रमण, कहां कहां पर कब कब आक्रमण हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में उस आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ भारत पर, और लास्ट में निष्कर्ष। तो ये 4 पॉइंट है, छोटे छोटे से हैं। और इस पर जो है ना, मैं आपको देखिए सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं बोल देता हूं दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो। लेकिन चूंकि इसको लेना क्यों जरूरी है, तो लेना इसलिए जरूरी है कि आपका जो क्रम बना रहा है, जो क्रम बना रहा है, जो हमने जिस तरह से मौर्य साम्राज्य की बात की, ठीक है, उसके बाद में जितने भी साम्राज्य स्थापित हुए हैं, है ना, उन सब पर हम क्रम से बात करते आ रहे हैं। तो गुप्त साम्राज्य के बाद में हूणों का आक्रमण होता है, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य की नींव जो है थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। बात समझ आ रही। तो गुप्त साम्राज्य का पतन कहां से स्टार्ट हुआ था, तो वो हूण आक्रमण के समय से हुआ था। तो ये क्रम बना रहे इतिहास में बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है ना कि अन्य सब्जेक्टों की तरह इसका क्रम यदि हम तोड़ देंगे तो ये इतिहास समझ नहीं आने वाला है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि चलिए गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का उदय किया, चलो ठीक है। उसमें जितने भी शासक रहे हैं, जिस तरह से अपने अभी तक पढ़ा है गुप्त साम्राज्य को, तो उसमें जो है सभी शासक लगभग लगभग सब योग्य शासक रहे हैं, शक्तिशाली शासक रहे हैं। तो उसका पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब तक आप ये हूण आक्रमण को नहीं पढ़ोगे तो आप गुप्त साम्राज्य के पतन को कभी समझ ही नहीं सकते हो। बात समझ आ रही। इसलिए क्रम बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत कम समय लेकर के हम आज के इस टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं। सबसे पहले हूण आक्रमण या कहें कि हूणों का परिचय, हूण को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में एक एरो बना हुआ है, ठीक है ना, जो कि उत्तर से उत्तर भारत की ओर आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हूण थे ना, ये हूण जो है चीन के जस्ट ऊपर जो साइबेरिया है, साइबेरिया आपने नाम सुना होगा, एग्जैक्टली सुना होगा। तो साइबेरिया के क्षेत्र में एक मध्य एशिया की जाति कहलाती थी ये। तो मध्य एशिया मतलब साइबेरिया की एक जनजाति थी ये, जो काफी लड़ाकू जनजाति हुआ करती थी। तो यही जनजाति जो है, इसी ने अपना समय आने पर अपनी सेना तैयार की,
सेना तैयार करने के बाद में उन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना चालू किया और सबसे ज्यादा हुड़दंग मचाया इन्होंने यूरोप में अच्छा हुड़दंग मचाया और अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना भी कर ली। उसके बाद में इन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया और भारत में कहां पर आक्रमण किए दोस्तों, इन्हें तो उत्तर भारत पर आक्रमण किए। उत्तर भारत पर आक्रमण करके और कुछ समय इन्होंने यहां पर भी शासन किया, लेकिन इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाई इनकी शासन व्यवस्था। लेकिन फिर भी चूंकि गुप्त साम्राज्य के बाद में जब इनका आक्रमण हुआ तो गुप्त साम्राज्य के जो राज्य थे वहीं पर इन्होंने आक्रमण किया, तो उस आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन जो है प्रारंभ हो गया था। खैर ये आगे की कहानी है, इससे पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों दरअसल जो होड़ है ये मध्य एशिया की एक जनजाति हुआ करती थी जो बहुत ज्यादा आक्रामक हुआ करती थी, मतलब युद्ध प्रिय हुआ करती थी। युद्ध प्रिय दैट मीन्स की युद्ध करके क्षेत्रों को जीतना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। क्लियर है? तो अगर हम मध्य एशिया में एग्जैक्टली बात करें तो चीन से जस्ट ऊपर मंगोलिया आता है ना, चीन से जस्ट ऊपर मतलब कि रूस वाले क्षेत्र में वर्तमान की बात करें तो उसी मंगोलिया और साइबेरिया के क्षेत्रों में ये बसे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ना चालू किया, आक्रमण करना चालू किया पश्चिम और उनके पश्चिम और दक्षिण में। पश्चिम में अगर बात करें तो यूरोप आ जाएगा, साइबेरिया मंगोलिया के पश्चिम की बात करें तो यूरोप आ जाएगा, तो यूरोप के भी कई क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किए। और अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इनके भारत आ जाएगा, भारत का उत्तरी क्षेत्र, तो यहां पर इन्होंने आक्रमण किया। इस तरह से इन्होंने विभिन्न आक्रमण करके और अपने एरिया को मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? अब थोड़ी सी और छोटी छोटी बातें इनके बारे में समझ ले ताकि आगे कहानी हमको समझने में तकलीफ ना आए। सबसे पहली बात अगर कहें तो जैसा मैंने कहा कि एक जनजाति थी, कौन सी थी? खाना बदोश जनजाति थी। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी अपने बोरी बिस्तर डाल दिए, उठकर चल दिए, मतलब इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। तो उसी जनजाति को हम क्या बोलेंगे? खाना बदोश जनजाति बोलते हैं। तो ये जो जिन हुड़ जनजाति की हम बात कर रहे हैं ये खाना बदोश जनजाति हुआ करती थी मध्य एशिया के मंगोलिया या साइबेरिया क्षेत्र की। क्लियर है? इसके अलावा जो है उन्होंने यूरोप में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यूरोप में विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे मैंने अभी बताया कि हुड़ों ने पश्चिम और दक्षिण में जो है अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अब एक मैप के इस तरह से समझिए, आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ रही होगी तो मैं थोड़ा सा यही क्लियर कर दूं। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका जो है मंगोलिया है, ये मंगोलिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये मंगोलिया क्षेत्र है। अब इन्होंने दो दिशाओं पर विशेष फोकस किया, एक किया इसने पश्चिम की ओर और एक किया इसने दक्षिण की ओर। क्लियर है? तो ये मंगोलिया एरिया है, ये पूरा रूस का क्षेत्र है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे से आपका चीन आ जाएगा और उसके जस्ट नीचे आपका इंडिया आ जाएगा। बात समझ आ रही? और इधर ये पूरा यूरोप का क्षेत्र है। क्लियर है? तो जब इन्होंने ये पश्चिम की ओर बढ़े तो इन्होंने यूरोप के कई क्षेत्रों पर आक्रमण करके यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसी तरह से जब ये दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत में भी इन्होंने दक्षिण भारत, तो अब ये भारत का एरिया तो बहुत सारा फैला हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ये यहीं तक पहुंच पाए, मतलब कि भारत के उत्तर वाले क्षेत्र पर पहुंच पाए, उत्तर वाले क्षेत्र पर। क्लियर है? देखिए मैप में भी आप देख पा रहे जो रेड बना हुआ है ना, तो वो वाला एरिया मतलब उत्तर भारत का क्षेत्र। बात समझ आई आप लोगों को? तो ये खाना बदोश जनजाति थी, इसने यूरोप में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने ईरान पर भी आक्रमण किया, ईरान पे आक्रमण करके वहां पर भी अपना राज्य स्थापित किया। इस सब के अलावा यदि बात करें इनके धार्मिक व्यवस्था की कि किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म को मानने वाले थे, तो बेसिकली यहां पर जो है जो कुछ लेखक रहे हैं, देखिए स्पेशल जानकारी नहीं मिल पाई इनके बारे में धर्म से संबंधित, लेकिन जो एक दो लेखकों ने अपने लेख लिख करके गए हैं जिनको पढ़कर के एक स्रोत के रूप में उनको अपना लिया है। तो उसके अनुसार अगर कहें जैसे रोमन लेखक है जिनका नाम है अम्मियानस, क्या नाम है? अम्मियानस। इनके लेख को पढ़ा तो समझ आया कि हुड़ जो है किसी एक विशेष धर्म में विश्वास नहीं करते थे, मतलब इनका कोई धर्म नहीं था, इनका कुछ अलग ही था। मतलब इनका ना एक समूह था देवताओं का एक समूह था। तो जब देवताओं का एक समूह था तो उसी से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुदेववाद पर विश्वास करते थे। किस पर? बहुदेववाद पर, मतलब कोई एक देव नहीं था, कोई एक ईश्वर को नहीं मानते थे ये, इनके ईश्वर का एक समूह हुआ करता था। तो इसको मान करके हम ये मान सकते हैं कि बहुदेववादी दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। बात समझ आई? इसके अलावा अगर बात करें इनके धार्मिक दृष्टिकोण की तो इन्होंने सूर्य और अग्नि की पूजा ये करते थे। जो कुछ एक स्रोत हमको प्राप्त हुए उन स्रोतों से ही पता चला है कि सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। लेकिन सूर्य को सूर्य नहीं और अग्नि को अग्नि नहीं बोलते थे, बल्कि सूर्य को ये मिहिर बोलते थे। क्या बोलते थे? मिहिर। सूर्य को मिहिर और अग्नि को अतर। क्या कहते थे? मिहिर और अतर की ये पूजा करते थे। क्लियर है? मिहिर दैट मीन सूर्य और अतर दैट मीन्स अग्नि। बात समझ आई? तो ये कुछ चंद लाइनें थी
जो इनके परिचय से रूबरू करवाती है हमको। अब इतना कंटेंट के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके आक्रमणों की जरा बात करते हैं। भारत पर इनका कब आक्रमण हुआ? अरे यूरोप में कब आक्रमण हुआ वो छोड़िए उसको, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें स्पेशली बात करना भारत पर, और भारत पर इनके विशेष आक्रमण नहीं हुए, इसलिए जो जो भी आक्रमण हुए हैं, जितने थोड़े बहुत आक्रमण हुए उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहला आक्रमण भारत पे कब किया था इन लोगों ने, तो ये 458 लगभग है ना, लगभग आगे लगा हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट स्रोत नहीं है हमारे पास में हुड़ आक्रमण के, इस कारण से लगभग आप शब्द में चलेगा। जहां पर भी डेट आएगी हुड़ आक्रमण की लगभग चलेगा, एग्जाम में भी आपको लगभग शब्द यूज करना है। 458 ईस्वी में इनका पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, पहला आक्रमण हुआ तो भैया उस समय भारत पर किसका साम्राज्य चल रहा था उत्तर भारत में? तो आपको पता है गुप्त सम्राटों का, गुप्त साम्राज्य चल रहा था। गुप्त साम्राज्य था ना उत्तर भारत में, काफी विशाल साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। ठीक है, और देखा जाए तो प्राचीन इतिहास में अगर देखा सबसे विशाल साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त सम्राटों ने ही अपना सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य बनाया था, सबसे बड़ा साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है? तो उस समय गुप्त सम्राट, या कहें कि जो गुप्त गुप्त साम्राज्य के जितने राज्य थे उन राज्यों पर इन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया। लेकिन चूंकि हालांकि कुमार गुप्त प्रथम के समय में इन्होंने आक्रमण किया, कुमार गुप्त प्रथम हुआ करते थे, तो उस समय में कुमार गुप्त और उनके सेनापति ने इस आक्रमण को पूरी तरह विफल कर दिया था। चलिए ठीक है, एक बार ये हार मान गए, क्या वापस भाग जाएंगे? अब चूंकि ये तो खाना बदोश जनजाति थी, एक बार हार मान गए क्या हुआ, फिर से टूट पड़ेंगे। फिर से इन्होंने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया इन्होंने? दूसरा आक्रमण किया 470 ईस्वी में से लेकर के 500 ईस्वी तक ये ना लगातार आक्रमण करते रहे, कभी तो सफलता मिलेगी, और आखिरकार इनको सफलता मिली भी। बड़े बड़े आक्रमण तो ये नहीं कर पाए, या बड़े युद्ध तो ये नहीं जीत पाए, लेकिन छोटे छोटे राज्यों पर हमला कर करके और उन राज्यों को अपने नाम पर करते चले गए। जैसे कि हुड़ ने फिर से आक्रमण किया, इस बार उन्होंने मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया। ठीक है ना, मालवा मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। और इस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तोरमाड़ नामक हुड़ शासक था, उसने ये आक्रमण किया था, तोरमाड़। तो इसीलिए भारत में हुड़ आक्रमण, या कहेंगे हुड़ साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है ना वो तोरमाड़ हुड़ शासक को दिया जाता है। किसको? तोरमाड़ को। अब तोरमाड़ के बाद कहानी चलती है, तोरमाड़ जो है मालवा का शासक बनकर के बैठ गया। तोरमाड़ के बाद में उसका पुत्र आता है जिसका नाम था मिहिरकुल। क्या नाम था? मिहिरकुल। तो दोस्तों मिहिरकुल का शासन रहता है उसके बाद में 540 ईस्वी तक। कब तक? 540 ईस्वी तक मिहिरकुल का रहता है। उसके बाद में ये भी जो है निकल लेता है, ये साम्राज्य फिर जो है बाद में लगभग लगभग खत्म हो जाता है। तो दोस्तों तोरमाड़ के बाद में उसका पुत्र मिहिरकुल सत्ता में आता है। क्लियर है? तो ये जो मिहिरकुल है ना, इसके बारे में जो हमें थोड़े बहुत स्रोत मिले हैं, जो सोर्सेस मिले हैं, वो ये बताते हैं कि ये शासक बहुत ही ज्यादा क्रूर और अहिंसक हुआ करता था, जिसने उत्तर भारत में जो है ना हिंसा मचा रखी थी, आतंक फैला रखा था। ठीक है, इसके नाम से ही सब लोग डरा करते थे, मतलब आम जनता के मन में इनके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा हिंसा भरी हुई थी। इसके अलावा जो है जब इसने हालांकि हालांकि जब इन्होंने इस क्रूर शासक ने जब और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, तो वहां के जो स्थानीय शासक हुआ करते थे, जैसे कि पुष्यभूति वंश के शासक या यशोधर्मन जैसे जो स्थानीय शासक थे, उन स्थानीय शासकों के साथ इसका सामना हुआ, है ना, मिहिर कुल का सामना हुआ, और उन्होंने जो है इसको युद्ध में हरा दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हुड़ आक्रमणों ने आक्रमण तो किया, लेकिन ये अपने साम्राज्य का भारत में ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए। बात समझ आई? इसके अलावा चलिए देखते हैं भाई, आक्रमण हुआ, कई लंबे समय तक जो है इन्होंने भारत में शासन भी किया है, उत्तर भारत के क्षेत्र में, तो इसका प्रभाव तो बेसिकली बात पड़ेगा। और आप प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हो, जो मेन गढ़ रहा है आक्रमणकारियों का वो कौन सा? उत्तर भारत ही रहा है, उत्तर और पश्चिम भारत। ठीक है ना, तो वहीं से जो है संस्कृति में भी सबसे ज्यादा बदलाव वहीं पर देखे गए हैं, उत्तर और पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा संस्कृति में बदलाव देखे गए हैं, तो उसका प्रभाव भी तो पड़ा है ना। तो क्या प्रभाव पड़ा, जरा आइए समझते हैं। 5 पॉइंटों पर बात करेंगे, 5 प्रभावों की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव, कि हुड़ों के भारत पर आक्रमण करने से भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई पहले भारत की राजनीति व्यवस्थित तरीके से चल रही थी, गुप्त साम्राज्य में एक पूरा सिस्टमेटिक, पूरा एक सिस्टम था जिसके हिसाब से पूरी राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी, संचालित हो रही थी, जनता भी लगभग खुश थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था पूरी जमी हुई थी, राजनीति बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रही थी, सभी प्रांत या कहें कि स्थानीय शासन जो है केंद्र के अधीन हुआ करते थे, सब जगह सब व्यवस्थाएं लगभग लगभग सही
सैसाट व्यवस्था में चल रही थी। लेकिन चूंकि हुआ कि हुड़ों ने गुप्त साम्राज्य के कुछ राज्यों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने कब्जे में जमा लिया, जैसे कि मालवा या उसके आसपास का क्षेत्र। तो गुप्त साम्राज्य, इससे क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। जी हां, भले ही कितना ही विशाल साम्राज्य हो, अगर उसमें से एक प्रांत भी निकल गया तो उससे क्या होता है कि अन्य प्रांतों को एक संदेश मिलता है कि कहीं ना कहीं गुप्त साम्राज्य अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिस पर दूसरा शासक आकर के कब्जा जमा रहा है। इससे एक मेंटलिटी पर ना चेंज होती है, एक मानसिक परिवर्तन आता है जनता के अंदर भी और शासन के अंदर भी, इस शासक के अंदर भी जो शासन कर रहा है। तो इस तरह से जैसे ही हुड़ों ने आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य के राज्यों पर, तो उससे क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य की जो शक्ति, जो शौर्य की वीर गाथा गाई जाती थी, उसमें बदलाव आने लगा, उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और उनका पतन शुरू हो गया। साम्राज्य का पतन, कौन से गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। छोटे छोटे राज्यों और राजाओं का उदय होने लगा। ठीक है, अब हर कोई तो सर उठाने लगेगा ना, भले जरूरी नहीं कि वो होड़ी ही हो, भाई होड़ों ने आक्रमण किया तो दूसरे राजाओं, अब हर कोई राज्य में, जैसे आज आप देख रहे हैं ना कि 370 हुए खत्म हुए कश्मीर से, एक अरसा बीत गया, लेकिन आज भी संसद में प्रयास किया जाता है कि 370 हम फिर से बहाल कर दे। बस समझ आ रही, कौन करता है ये? भाई वहां के लालची लोग करते, जिनका हित समाहित है उसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से हर राज्य या हर प्रांत का में जो प्रमुख व्यक्ति है वो चाहता है कि उसका प्रांत स्वतंत्र हो जाए, भले कितने अच्छे साम्राज्य से वो अटैच है, फिर भी वो चाहता है स्वतंत्र हो जाए, ताकि उसका लालच के अकॉर्डिंग या कहें कि उसके हित जो है पूरे होते रहे वहां से। तो इसी तरह से उस समय में भी गुप्त साम्राज्य के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे प्रांत थे, जिनके प्रांतपति चाहते थे कि वो स्वतंत्र हो जाए, उस क्षेत्र पर सिर्फ उनका शासन हो। तो उनको एक बहाना चाहिए था। हुड़ों ने जब आक्रमण किया तो उन लोगों ने भी, उन प्रांतपतियों ने भी अपने अपने प्रांतों को, छोटे छोटे राज्य जो है स्वतंत्र होने लग गए। इससे क्या हुआ, भारत में जो राजनीतिक पहले व्यवस्था जमी हुई थी अब वो बिखरने लग गई, अस्थिर हो गई। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो हुड़ों के आक्रमण से, जब भी कोई आक्रमण होता है देश में तो आपातकालीन स्थिति जन्म लेती है, और उस आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले अगर कोई प्रभावित होता है तो वो होती है हमारी आर्थिक व्यवस्था। सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था बाधित होती है। क्यों होती है? अरे भाई जो है व्यापार, व्यापार के जो मार्ग हुआ करते थे वो बाधित हो गए, बंद हो गए। ठीक है, जिन जिन राज्यों पर हुड़ों ने आक्रमण किया है, जो राजा स्वतंत्र हुए, उनकी वजह से जो पहले सुगमता पूर्वक जो मार्ग चल रहे थे, जहां से व्यापार चल रहा था, वो व्यापार बंद होने लगे। ठीक है, कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, अब अगर मार्ग बंद होगा तो सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ने लगेगी। कृषि व्यवस्था भी जो है इससे प्रभावित हुई। कई नगर और व्यापारिक केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। बात समझ आई? इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव, तो सांस्कृतिक रूप से भी बदलाव आएगा है ना, क्योंकि होड़ जब उन्होंने आक्रमण किया भारत में तो धीरे धीरे उनका क्षेत्र फैलने लगा और ये भारत में बस गए। भारत में बसने से उन्होंने क्या करा, भारत की समाज और संस्कृति को अपना लिया। ठीक है, भारतीय समाज संस्कृति को अपना लिया। उनका प्रभाव भारतीय कला पर देखा जा सकता है, वस्तुकला और धार्मिक मान्यताओं पर भी पढ़ने लगा। इसके अलावा धार्मिक प्रभाव की अगर स्पेशली बात करें तो मिहिर कुल बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। कौन मिहिर कुल कौन था दोस्तों? तो ये आखिरी शासक मान सकते हो आप इसको। तो मिहिर कुल जो शासक था, जो अत्यंत कट्टर था, है ना, हिंसक शासक था, उस वह बौद्ध धर्म का विरोधी था, कट्टर विरोधी था। उसने कई बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट करवा दिया, तोड़वा दिया। बाद में स्थानीय शासकों ने बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया हालांकि, लेकिन बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता पहले बनी हुई थी उसमें भी गिरावट आना चालू हो गई। इसके अलावा अंतिम प्रभाव की बात करें तो सामाजिक प्रभाव आप अंतिम रूप से देख सकते हो। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत कह सकते हैं कि हुड़ों के आक्रमण के बाद भारतीय समाज में अशांति और असुरक्षा की भावना बढ़ गई। जातीय संरचना में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि हुड़ों का भारतीय समाज में धीरे धीरे विलय होना प्रारंभ हो गया। बात समझ आई? चलिए, तो ये 5 प्रभाव हमने इसके अंतर्गत देखे हैं। इसके बाद में अंतिम रूप से आते हैं निष्कर्ष पर, कि निष्कर्ष में के तहत हम क्या बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष में देखिए, जिस तरह से आपका सारांश होता है ना, सारांश, उसी तरह से एक निष्कर्ष होता है। सारांश में जिस तरह हम बात करते हैं इसके पूरे टॉपिक के, है ना, जो बेसिक तथ्य होते हैं परिचय दिलवाते हैं, उसी तरह से निष्कर्ष भी, निष्कर्ष वाला जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, बहुत महत्व रखता है ना। तो इसको भी थोड़ा सोच समझ के ही राइट करना। चलिए, इसका जरा निष्कर्ष समझने का प्रयास करते हैं। क्या है निष्कर्ष? हुड़ों के आक्रमण ने भारतीय उपमहाद्वीप को गहरे स्तर पर प्रभावित किया, एग्जैक्टली किया। उन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया और भारतीय समाज में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा दी। हालांकि भारतीय समाज का लचीलापन और सांस्कृतिक जो समावेशिता थी, उसके कारण हुड़ धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में घुल गए। इससे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसने आगे चल करके नए साम्राज्य और शक्तियों का उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सीधी सी बात है कि लंबे समय से गुप्त साम्राज्य की स्थापना, गुप्त साम्राज्य चला रहा था भारत में, और काफी विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, है ना, गुप्त सम्राट।
लेकिन जैसे ही मौका मिला अन्य प्रांतपतियों को, छोटे छोटे राज्य राजाओं को, वैसे ही उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र करवाना चालू कर दिया। हुड़ों का प्रभाव बढ़ने से उनकी आड़ में इन्होंने अपनी रोटी सेक ली। बात समझ आई? तो इससे क्या हुआ कि जो गुप्त साम्राज्य का विशाल साम्राज्य था वो धीरे धीरे टूटने लगा, वो धीरे धीरे टूटने लगा, कमजोर पड़ने लगा, राज्य छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगे। तो फिर से जो है काफी एक लंबे अरसे के बाद में नए नए साम्राज्य फिर से देखने को मिले। क्लियर है? तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो होड़ आक्रमण से कोई विशेष ज्यादा, अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो कोई विशेष आर्थिक प्रभाव तो नहीं पड़ा नकारात्मक, लेकिन इसका सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेष प्रभाव पड़े हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने प्रारंभ में ही बोल दिया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है आज का, ज्यादा बड़ा नहीं है। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे हर्षवर्धन और उनके युग की, क्योंकि ये कड़ी एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। लेक्चर नंबर 36 कल बिल्कुल टाइम पे होगा, कल इवनिंग में 8 बजे क्लासेस होगी, है ना? टाइम पे रहिएगा आप लोग क्लास में। क्लियर है? बाकी कल से मैं पूरा प्रयास करूंगा, सारी क्लासेस टाइम पे देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉमिस हमेशा टूट जाता है मेरा, जब भी बोलता हूं आप लोगों को क्लास नहीं ले पाता हूं, कोई ना कोई कारण हो ही जाता है यार क्लास ना होने का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।